नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश चौधरी, हिंदी व्याख्याता। टैगोर फाउंडेशन जोबनेर में ऑनलाइन क्लास के इस दौर में मैं आप सभी विद्यार्थियों का साधुवाद करता हूं। आइए आज हम हिंदी की सामान्य जानकारी पर विचार करते हैं। बेसिक नॉलेज, हिंदी की सामान्य जानकारी पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम वर्ण, हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। जी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इस प्रकार से वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी वे ध्वनियाँ जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, या फिर यूँ कह दीजिए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आइए, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, अर्थात वे ध्वनियाँ जो हमारे मुख विवर से या प्राणवायु जो हमारे मुख विवर से बिना किसी संघर्ष, बिना किसी अवरोध या बिना किसी घर्षण के हमारे मुख विवर से बाहर निकलती है, वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। आइए व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 माने गए हैं। अर्थात किसे कहते हैं व्यंजन? अर्थात वे ध्वनियाँ जो हमारे मुख विवर से अवरोध, संघर्ष और घर्षण के साथ बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। इस प्रकार से स्वर और व्यंजनों को मिला करके ध्वनियाँ 44 मानी गई है। 44 वर्ण माने गए हैं। इन 44 वर्णों के अलावा कुछ जो अन्य ध्वनियाँ हैं, उनमें पहली है संयुक्ताक्षर। जिनकी संख्या 3 मानी गई है, यानी कि हमारी हिंदी भाषा में ऐसे वर्ण भी हैं जो 2 वर्णों के योग से बने हैं और 2 वर्णों के मेल से बनकर जिनकी एक नई ध्वनि निकलती है, ऐसी ध्वनियाँ संयुक्ताक्षर ध्वनियाँ कहलाती हैं, जिनकी संख्या 3 मानी गई है। इस प्रकार से हमारी मानक हिंदी 1967 ईस्वी के अनुसार के अनुसार मूल ध्वनियों की संख्या 47 मानी गई है। मानक हिंदी 1967 ईस्वी के अनुसार मूल ध्वनियों की संख्या 47 मानी गई है, जिनमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 3 ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम संयुक्ताक्षर ध्वनियों के नाम से
जानते हैं। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, हमारी हिंदी भाषा में कुछ नवीन ध्वनियाँ भी मानी गई है। हमारी हिंदी भाषा में कुछ नवीन ध्वनियाँ भी मानी गई है, जिनकी संख्या 5 बताई गई है, जिनकी संख्या 5 बताई गई है। यानी कि हमारी हिंदी भाषा में अब वर्तमान समय में कुछ नवीन ध्वनियाँ भी मानी गई है, जिनकी संख्या कितनी मानी गई है? 5 मानी गई है। जिनमें पहली है अयोग वाह, जिनकी संख्या 2 मानी गई है। अयोगवा ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, लेकिन प्रयुक्त हमेशा स्वरों के साथ ही की जाती है। ऐसी ध्वनियाँ अयोग वाह ध्वनियों के नाम से जानी जाती है। जैसे हैं अ और अ। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, नवीन ध्वनियों की संख्या में दूसरी ध्वनियाँ है मिश्रित ध्वनि। कौन सी ध्वनि? मिश्रित ध्वनि, यानी ऐसी ध्वनि जो 2 वर्णों के मेल से जिसका निर्माण होता है और जिसका उच्चारण करते समय दोनों ही ध्वनियाँ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ऐसी ध्वनि मिश्रित ध्वनि के नाम से जानी जाती है, जिनकी संख्या 1 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 1 मानी गई है। जैसे कि श्र अर्थात श प्लस र, जो प्रयुक्त करते समय, उच्चारण करते समय दोनों ही ध्वनियाँ स्पष्ट रूप से सुनाई व दिखाई देती है। ऐसी ध्वनि मिश्रित ध्वनि कहलाती है। इसके अलावा नवीन जो ध्वनियों की संख्या जो 5 है, उन 5 संख्याओं में से तीसरी ध्वनि है और वो ध्वनि है उत्क्षिप्त ध्वनि के नाम से जानी जाती है। उत्क्षिप्त ध्वनि के नाम से जानी जाती है, जिनकी संख्या 2 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 2। जैसे कि ड और ध। इस प्रकार से ये पांच नवीन ध्वनियाँ मानी गई है। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ अर्थात वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ झटके के साथ गिरती है और झटके के साथ ही उठती है। ऐसी ध्वनियाँ उत्क्षिप्त ध्वनियों के नाम से जानी जाती है, जिनकी संख्या 2 मानी गई है। इस प्रकार से नवीन ध्वनियों को मिलाने के आधार पर कुल ध्वनियों की संख्या ध्वनियों या वर्णों की संख्या 47 प्लस 5 इस प्रकार से 52 मानी गई है। अर्थात अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल मूल ध्वनियाँ या मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 47। या कुल ध्वनियाँ या कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो हम बताएंगे 52, क्योंकि 47 में मूल ध्वनियों के साथ जब हम 5 नवीन ध्वनियों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से कुल ध्वनियों की संख्या 52 हो जाती है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम वर्णों से आगे, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का जब मेल होता है तो शब्द का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है तो फिर
शब्द का निर्माण होता है। आइए शब्दों के कितने प्रकार बताए गए हैं और कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमारी हिंदी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। और जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है तो उससे शब्द का निर्माण होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्णों का जब संयोग होता है, जब मेल होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, शब्दों को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों को इस प्रकार से शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना ऑब्लिक संरचना के आधार पर, और शब्द का प्रिय विद्यार्थियों चौथा भेद है प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार से शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना या संरचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार से शब्दों का जो पहला भेद है अर्थ के आधार पर, उसके भी 2 भाग माने गए हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। इस प्रकार से सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने से या ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, कोई न कोई अर्थ की प्राप्ति होती हो, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। तथा ऐसे शब्द जिनका हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग तो किया जाता है लेकिन जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले लेते हैं हम सार्थक, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। इन हिंदी भाषा में सार्थक शब्दों की संख्या 5 मानी गई है, जिनमें पहला है एकार्थक शब्द। ऐसे शब्द एकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द एकार्थक शब्द माने गए हैं। दूसरा है
अनेकार्थक शब्द, यानी हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द के माध्यम से आपको समझाता हूं कि अनेकार्थक शब्द कैसे हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया अंक। अब अंक का मतलब होता है गणित का एक अंक। एक अंक या संख्या। अंक का मतलब होता है नाटक का एक भाग। अंक का मतलब होता है गोद। इस प्रकार से ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों या जिनसे एक से अधिक अर्थों की प्राप्ति होती हो, ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए इसका हम तीसरा भेद समझते हैं। सार्थक शब्दों के जो 5 भेद हैं उसमें तीसरा है समानार्थक। किसे कहते हैं हम? समानार्थक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द किसे कहते हैं हम? समानार्थक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक समान अधिक अर्थ की प्राप्ति होती हो, यानी ऐसे शब्द समानार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द एक समान ही अधिक अर्थों की प्राप्ति होती हो, ऐसे शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, जैसे जल। अब जल को हम और भी अनेक नामों से जानते हैं। जैसे जल को हम नीर भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। इस प्रकार से एक जैसे समान अर्थ की प्राप्ति कराने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे एक दूसरा शब्द लेते हैं हम माँ। माँ को हम माता भी कह सकते हैं, जननी। इस प्रकार से एक जैसे अनेक अर्थों की प्राप्ति कराने वाले शब्द समानार्थक शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। आइए हम अर्थ के आधार पर शब्दों का जो पहला भेद है सार्थक शब्द, उसके चौथे भेद को हम जानने का प्रयास करते हैं। चौथा है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द से विपरीत अर्थ की प्राप्ति कराते हों, ऐसे शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे माता, माता का पिता। छोटा, छोटा छोटा का बड़ा। ऊपर का नीचे, पृथ्वी का आकाश। इस प्रकार से ऐसे शब्द जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ की प्राप्ति कराने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्दों के नाम से जानते हैं। आइए हम इसका 5वां भेद जानते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी ऐसे शब्द जिनको सुनने में तो एक जैसे एक समान लगते हैं, लेकिन जिनमें अलग अलग अर्थ की प्राप्ति होती हो, जिनका अलग अलग अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं कर्म और क्रम।
ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इनसे अलग अलग अर्थ की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे शब्द हमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्रम यानी सिलसिला, और कर्म यानी कार्य। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कूल यानी किनारा, और दूसरा है कुल यानी वंश। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर जो शब्दों के दो भेद हैं, पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्दों के भी फिर 5 भेद किए गए हैं, जो इस प्रकार से थे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम हिंदी भाषा में निरर्थक शब्दों पर भी हम विचार करते हैं। हिंदी भाषा में निरर्थक शब्द भी पाए जाते हैं, या यूँ कह दीजिए हिंदी भाषा में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभार हम सामने वाले को जब संबोधित करते हैं तो सामने वाले को संबोधित करते हुए उसे अपमानजनक महसूस ना हो, इसलिए हम कुछ सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों को जोड़ते हुए हम उन निरर्थक शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई घर पर अगर मेहमान आ जाता है तो हम उसको चाय खाने के लिए कहेंगे, तो हम उसे सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि क्या आप चाय पिएंगे। हम कहते हैं क्या आप चाय वाय लेंगे, खाना वाना खाएंगे, पानी वानी पिएंगे। तो चाय वाय, इसमें चाय शब्द का तो अर्थ है, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। खाना वाना, इसमें खाना शब्द का तो कोई न कोई अर्थ है, लेकिन वाना शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से हिंदी भाषा में ऐसे कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम शब्दों का जो दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, इस पर हम विचार करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं तद्भव, यानी तद प्लस भव। तद यानी उससे, भव यानी उत्पन्न, यानी संस्कृत भाषा के समान ही, संस्कृत भाषा से ही देशी भाषाओं में उनके समान ही अर्थ प्रदान करने वाले, उससे उत्पन्न ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं कार्य। कार्य एक तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका तद्भव रूप होगा कार्य यानी काज। इस प्रकार से तद्भव का मतलब हुआ उससे, तद यानी उससे, भव यानी उत्पन्न, यानी संस्कृत भाषा के जो रूप हैं, संस्कृत शब्दों के जो रूप हैं, उसके समान ही देशी भाषाओं में उसके समान ही अर्थ की प्राप्ति कराने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसका दूसरा प्रकार है तत्सम, यानी तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी संस्कृत भाषा के समान जिनका संस्कृत रूप पाया जाता है, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे काज
एक तद्भव शब्द है और इस तद्भव शब्द का संस्कृत रूप कहलाता है कार्य। आइए हम इसका तीसरा प्रकार, तीसरा है देशज। यानी ऐसे शब्द जिनका उद्भव हमारी क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियों, या ऐसे शब्द जिनका उद्भव हमारे देश में ही हुआ है, हमारी भाषा से ही हुआ है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे इनमें हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे पगड़ी, झाड़ू, लोटा आदि। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारी देसी भाषाओं के संपर्क से ही हुई है, देसी भाषाओं के कारण ही हुई है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो 4 प्रकार हैं, चौथा जो प्रकार है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चौथा है विदेशज शब्द। चौथा शब्द है विदेशज शब्द, अर्थात हम सभी भारतवासियों, हम सभी देश के सभी नागरिकों के द्वारा विदेशी लोगों के संपर्क में आने के कारण विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में किया जाने लगा है। ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द लेता हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारी हिंदी भाषा में विदेशज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्रेंच हुआ, चीनी शब्द हुआ, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे विदेशी भाषाओं के जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी का शब्द हुआ, जैसे फीस, फीस कह दीजिए, स्कूल कह दीजिए, डायरी कह दीजिए आदि। ऐसे विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं जिनका ज्यों का त्यों हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए शब्दों का जो तीसरा प्रकार है रचना और संरचना के आधार पर हम उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। शब्दों का जो तीसरा प्रकार है रचना और संरचना के आधार पर, इस प्रकार से रचना और संरचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ या मूल शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। आइए हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रचना और संरचना के आधार पर शब्दों के जो 3 प्रकार हैं, रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द या योगरूढ़, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। रूढ़ शब्द या मूल शब्द, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसे शब्द रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द लेता हूं जिनके माध्यम से हम रूढ़ या मूल शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला शब्द है सेना। अब इसमें जब हम शब्दों के टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे से, धन, ना। अब इनको अलग अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कवि, अलग करेंगे क प्लस वी। इस प्रकार से शब्द के टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम रचना और संरचना के आधार पर शब्दों के जो 3 भेद हैं उसमें यौगिक शब्दों को हम जानने का प्रयास
करते हैं। आइए, किसे कहते हैं यौगिक शब्द? ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इस प्रकार से कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो संधि शब्द हैं वो सभी संधि शब्द यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि दो शब्दों के मेल से जिस प्रकार से तीसरा शब्द बनता है वो किस प्रकार से यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे रामावतार, इस प्रकार से दो शब्दों के मेल से यहां राम प्लस अवतार, दो शब्दों के मेल से एक तीसरा शब्द बन रहा है जो है रामा अवतार। इस प्रकार से जब दो शब्दों से किसी तीसरे शब्द का निर्माण होता है तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए, इसका तीसरा भेद हम जानने का प्रयास करते हैं, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है, ठीक इसके ही समान, लेकिन इसकी कुछ अलग विशेषता है। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है प्लस जिनका विशेष अर्थ निकलता है, जिनका विशेष अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो योग रूढ़ शब्द हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे हम लेते हैं नीलकंठ, यहां एक शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब हुआ नील प्लस कंठ अर्थात नीलकंठ, और जिसका विशेष अर्थ निकल रहा है नीला है, कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। आइए हम एक और उदाहरण के माध्यम से इस योग रूढ़ शब्द के प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं दशानन। दो शब्दों के मेल से इसका निर्माण हुआ है 10 प्लस आनंद, अर्थात 10 हैं सिर जिनके, 10 हैं मुख जिनके, अर्थात रावण। इस प्रकार से शब्दों का जो तीसरा प्रकार है, रचना और संरचना के आधार पर जिनको 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द, जिनको हम इस प्रकार से सहज रूप से समझ और पढ़ सकते हैं। अब हम शब्दों का जो चौथा प्रकार है, शब्दों को जिस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया था, उसमें शब्द का जो चौथा प्रकार है वो है प्रयोग के आधार पर। उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। किसे कहते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द? आइए सबसे पहले हम जानते हैं विकारी शब्दों के कितने प्रकार हैं और अविकारी शब्दों के कितने प्रकार हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों,
विकारी शब्दों को फिर से चार भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण। इस प्रकार से विकारी शब्दों के चार प्रकार माने गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इस प्रकार से इसका दूसरा भेद है वो है अविकारी। अविकारी शब्दों को भी चार भागों में बांटा गया है। अविकारी शब्दों के भी चार प्रकार माने गए हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। प्रिय विद्यार्थियों, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं इन्हें अव्यय क्यों कहा जाता है। आइए, विज्ञान का एक शब्द है विकार। प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो दो प्रकार हैं, पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। इस प्रकार से विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। विज्ञान का एक शब्द है विकार, जिसमें विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात विकारी शब्द विकार शब्द से बना है। अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है। व्याकरण की निम्नलिखित कोटियां लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, जिनका रूप परिवर्तन प्रभावित रहता है, लिंग, वचन, कारक और काल। व्याकरण की इन निम्नलिखित कोटियों के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सबका स्नेह, प्रेम और आशीष हम सबको मिलता रहेगा। धन्यवाद।